नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुराग लाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 40वां भाग है। इससे पहले 39 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग, यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएचएसपी पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो ये सीरीज़ है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो साथी यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट जो पार्ट है 39वां भाग, वो भी उसी को टारगेट करके किया है कि हमने उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं। क्योंकि उस एग्ज़ाम में जो मोस्टली हमारा संस्कृत से रिलेटेड पूछा जाता है और उसमें ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चंस हैं, ये हर किसी एग्ज़ाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खाली हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी में आएंगे, ऐसा नहीं है। हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग, डीएसएसबी पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो, उनमें भी हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी, आप ऐसा नहीं है कि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो, आप किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सभी साथी जो लाइव हैं वो इसको शेयर कर दें। आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो आपका, चाहे आपका टेलीग्राम हो, जो भी आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है जहाँ पे आपसे से संस्कृत रिलेटेड फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आप वहाँ इसको शेयर कर दें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो हैं वो हमसे जुड़ सकें। क्योंकि जब एक अच्छे साथी एक क्लास में होते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है जब क्वेश्चंस के आंसर, एक एक क्वेश्चन के आंसर 50-50 आंसर मिल रहे होते हैं, कोई डाउट्स होता है साथ साथ मिल रहा होता है हमें, तो अपने आप ही हमें अच्छा लगता है एक। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथी आए, एक बार इसको शेयर कर दें सभी साथी 1 मिनट के लिए, जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं। तो साथियों, कल हमने इसके 50 भाग किए थे, 50 क्वेश्चन किए थे सॉरी। तो आज हम प्रश्न संख्या 51 करेंगे। सबसे पहले है, कल हमने जैसे कुछ धातु रूप से, शब्द रूप से प्रश्न रखे थे, ऐसा ही आज सीरीज को बढ़ाते हैं अपनी। प्रच्छ धातु लृट लकार से उत्तम पुरुषे बहुवचनम अस्ति। प्रच्छ धातु के लृट लकार में उत्तम पुरुष में बहुवचन है। प्रचिष्याम है, प्रचिष्याम है, प्रक्ष्याम है और प्रक्षिष्याम है। तो इनमें से हमें कौन सा है वो हमें बताना है। सभी साथी गुड इवनिंग, नमो नमः, नमस्कार। और एक जो साथी लाइव हैं, मैं बार बार करूँगा, इसको शेयर कर लें आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जिससे कि एक प्रॉपर जो एक छात्र बल है वो कक्षा में उपस्थित हो सके। तो यहाँ पर प्रच्छ धातु धातु का हमें लिट लकार उत्तम पुरुष में बहुवचन में हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या 3 सही है, प्रक्ष्याम है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, प्रक्ष्याम है। प्रश्न संख्या 52 है, हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपमस्ति। हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है हनंती, हनंते, घनंती और हंती। हमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बताना है यहाँ पर। ये थोड़ा सा यहाँ पर अशुद्धि है, इसको सही कर लें। घनंती जो है वो ऐसे लिखा जाता है, एक नकार को हमें हटा देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है हनंती, हनंते, घनंती और हंती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर हम यहाँ गलत याद कर लें तो ऐसा हो पेपर में हमारे सामने यही 2 ऑप्शन मिल जाएं, तो हम यहाँ इसको अशुद्ध याद कर लेंगे। इसलिए आपको मैं शुद्ध यहाँ लिखकर बता रहा हूँ कि हमारा ये, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो भी सही यही है। जो घनंती रूप है वो बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर इसका शुद्ध रूप ये है, हन धातो लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम अस्ति घनंती। चुर धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात्। चुर धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा चोरयामहे, चोरश्यामहे, चोरयामही या चोरयामह। चुर धातु के लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन हमें बताना है यहाँ पर। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, वीडियो कैसी आपको लग रही है सीरीज़, आप उसको लाइक करें। वीडियो को जितने भी साथी देख रहे हैं लाइक करें। लाइक अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करें, जिससे कि हमें प्रॉपर पता लग सके कितने छात्रों को, जो साथियों को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है, किसको नहीं लग रही है। तो अगर आप लाइक नहीं करते हैं डिसलाइक करें, इससे मुझे, क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूरी है, आपको कैसा लग रहा है वो आप पर डिपेंड है, वो आपको करना है। और इसके अलावा जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न संख्या 53 का यहाँ पर आंसर होगा हमारा चोरयामही। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। चोर धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात् चोरयामही। वृत्त धातु लृट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात्। वृत्त धातु के लृट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा वर्तस्यन्ति, वर्तामहे, वर्तावहे, वर्तस्यामः।
वृत्त धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। सबसे पहले हमें जब भी ऐसे हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम या हरियाणा जो पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग है उनमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हमें कई बार कंफ्यूजिंग होता है। तो हमें उसी समय जो धातु रूप और जो शब्द रूप आपको यहाँ पर हम पूछ रहे हैं वो सभी आपको कंठस्थ होने चाहिए, उनको एक बार हम जरूर पढ़ के देखें और उसके बाद लिख के देखें, क्योंकि पढ़ने के जो मेन है हमारा वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, तो वहाँ पर हमें उसको लिख कर देंगे तो हमारे वो जो है स्थिर हो जाएगा हमारी बुद्धि में। तो इसलिए हमें उसको एक बार लिख कर जरूर देखें। उच्चारण से कई बार हम शुद्ध याद कर लेते हैं, इसलिए लिख कर देख कर उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वृद्ध धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा वर्तश्याम है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, वर्तश्याम है। इदानीं रमेशः प्रातः उच्चैः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्यानि सन्ति। इस वाक्य में जो है कितने अव्यय हैं। इदानीं रमेशः प्रातः उच्चैः पठति, इसमें हमें अव्यय बताने हैं कितने हैं, 5, 2, 4 और 3। तो यहाँ पर अगर हम अव्यय की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने अव्यय हैं यहाँ पर। इदानीम प्रातः उच्चैः, तो यहाँ पर 3 हैं, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ। इदानीम प्रातः और उच्चैः, ये 3 अव्यय हैं इसके अंदर। सह शनै चरति इत्यत्र अव्ययस्य अर्थस्ति। यहाँ पर अव्यय का अर्थ क्या है, मंदगत्या, लघुगत्या, दीर्घगत्या और मंद्रगत्या। तो यहाँ हमारे सामने सबसे पहले हमें प्रश्न को अगर समझना है, हमारे सामने प्रश्न के अंदर भी प्रश्न है कि यहाँ पर अव्यय का अर्थ पूछा गया है। सबसे पहले हमें अव्यय पता होना चाहिए कौन सा है। तो यहाँ पर शनै जो है वो अव्यय है, स शनै चरति इत्यत्र अव्ययस्य अर्थ अस्ति। यहाँ पर हमें शनै का अर्थ बताना है, मंदगत्या, लघुगत्या, दीर्घगत्या और मंद्रगत्या। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा मंदगत्या। शनै चरति, शनै का अर्थ क्या होता है, मंदगत्या। विद्वांसम किल आश्रयु आश्रयु विद्यार्थिनः इत्यत्र किल अव्ययस्य अर्थ अस्ति। यहाँ पर किल जो अव्यय है उसका हमें अर्थ बताना है। विद्या प्रकर्षः है, वार्ता, अनुनय है, सामान्य रूपेण निश्चयार्थ है। विद्वांसम किल आश्रयु विद्यार्थिनः, यहाँ पर किल अव्यय का अर्थ जो है उसको बताना है। तो यहाँ पर हमारा अर्थ होगा सामान्य रूपेण निश्चयार्थे। अगला प्रश्न है, धिक इति अव्ययस्य अर्थस्य। धिक जो अव्यय है उसका अर्थ क्या है, भर्त्सनम, शंका, निषेध है, अल्प है। देखो ये प्रश्न जो है इन पर ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो इजीली है कि हम 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर कर सकते हैं। इतने डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है, और अगर हम 5 सेकंड में नहीं कर पा रहे हैं फिर तो उसके लिए इतना समय भी नहीं है कि हम उसके लिए 15 या 20 सेकंड रखें। तो प्रश्न जो है बहुत आसान है, इसी लेवल से पूछे भी जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो छोटे क्वेश्चन हैं, जो कॉमन क्वेश्चन उनको करना छोड़ देते हैं, और वही हम परीक्षा में हमारे लिए कहीं ना कहीं दुविधा हो जाती है कि वहाँ पर उसको जिस क्वेश्चन हम इजीली कर सकते थे उसको भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दिक् जो है अव्यय, उसका अर्थ बताना है हमें। जैसे दिक् दुष्टम, तो वहाँ पर उसका अर्थ क्या होगा, भर्त्सनम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला सही है, भर्त्सनम। अगला प्रश्न है, नमः इति अव्ययस्य योगे विभक्ति प्रयुज्यते। नमः के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, द्वितीया, चतुर्थी, सप्तमी और प्रथमा। देखो यहाँ पर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूज करने के लिए नमः इति अव्ययस्य योगे, कि कई बार हम पढ़ेंगे तो अव्यय हमें लगेगा कि शायद कुछ क्वेश्चन कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे सामने क्या है, नमः को हमें देखना है सिर्फ। नमः इति योगे विभक्ति प्रयुज्यते, नमः इति अव्ययस्य योगे विभक्ति प्रयुज्यते द्वितीया, चतुर्थी, सप्तमी और प्रथमा। हमें पता है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सदा, अलम, वसट, योगाच्य, चतुर्थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा सेकंड, चतुर्थी। अगला प्रश्न है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। अस्मिन् वाक्ये पुनः अव्ययस्य अर्थ। यहाँ पर हमें पुनः जो अव्यय है उसका निषेध है, जिज्ञासा, वाक्यालंकार है और पुनरावृत्ति ही। सबसे पहले अगर हम यहाँ पुनरागमनम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या है, पुनः आगमनम। तो यहाँ पर हमारा विसर्गों को स और स को रह हो रखा है, तो पुनरागमनम रूप होगा हमारा, पुनरागमनम हमारा संधि होकर बनेगा। तो यहाँ पर हमें पुनः का अर्थ बताना है, तो वो होगा
पुनरावृत्ति ही। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा पुनरावृत्ति ही। प्रवृत्ति सारः खलु मादृशाम गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थः अस्ति। यहाँ पर हमें खलु अव्यय का जो है अर्थ बताना है। प्रवृत्ति सारः खलु मादृशाम गिरः, अनुनय है, जिज्ञासा, विनिग्रह और निश्चय है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा निश्चय है। खलु का अर्थ होता है निश्चय। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः है, निश्चय है। चिरम अव्ययस्य अर्थ अस्ति। चिरम जो अव्यय है उसका अर्थ क्या है? दीर्घकालम, अल्पकालम, निश्चित काल पर्यंतम और शीघ्रम। तो चिरम अव्यय का अर्थ होता है चिरकाल पर्यंत यानी कि दीर्घकाल। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा दीर्घकालम। ननु एवं कथम उच्यते इत्यत्र ननु अव्ययस्य अर्थ अस्ति। यहाँ पर ननु अव्यय का अर्थ क्या है? अनुनय है, शंका, वार्ता और नियम है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है प्रश्न संख्या 63 जो है। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और अगर ऑप्शन हो सकता है इन चार ऑप्शन में से नहीं हो तो आपको उसको भी ढूंढना है। आपको एग्जैक्ट आंसर जो है इसका बताना है हमें। ननु एवं कथम उच्यते इत्यत्र ननु अव्ययस्य अर्थस्ति, अनुनय है, शंका, वार्ता और नियम है। उपसर्ग प्रयोगेण धातु अर्थस्य भवति परिवर्तनम, टिप्पणीकरणम, अधःकरणम, परिवर्तन। उपसर्ग प्रयोग से धातु अर्थ कैसा होता है? परिवर्तन होता है, टिप्पणीकरण होता है, अधःकरण होता है या परिवर्तन होता है? उपसर्ग प्रयोगेण धातु अर्थस्य परिवर्तनम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा परिवर्तनम। प्र उपसर्ग पूर्वस्य ह्री धातोः घ्ञ प्रत्ययस्य योगे अर्थस्ति। प्र उपसर्ग में ह्री धातु से घ्ञ प्रत्यय से वहाँ पर क्या होगा? भोजनम, भ्रमणम, नाशः, आघातः। प्र उपसर्ग ह्री धातु घ्ञ प्रत्यय। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम प्र उपसर्ग ह्री धातु घ्ञ प्रत्यय से क्या होगा, क्या बनेगा हमारा? प्रहार। तो प्रहार में क्या है? प्र उपसर्ग है, ह्री धातु है और घ्ञ प्रत्यय है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आघात है। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही है आघात। अनु उपसर्ग पूर्वस्य क्री धातोः निष्पन्नस्य अनुक्रोति शब्दस्य अर्थः अस्ति। अनु उपसर्ग क्री धातु से निष्पन्न जो अनुक्रोति शब्द है उसका अर्थ है पूर्वम करोति, न करोति, अग्रे करोति, अनुवर्तनम करोति। देखो हमें ये भी है, जैसे अनुक्रोति अगर हमसे पूछा जाता है तो इसमें क्या है? अनु उपसर्ग है और क्री धातु है और इसका अर्थ क्या होता है? अनुवर्तनम करोति। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो सही है हमारा, अनुवर्तनम करोति। सम उपसर्ग पूर्वस्य आप धातोः क्तिन प्रत्ययस्य योगे अर्थः भविष्यति सम्यक् आप्तिः, समानाप्तिः, समाप्तिः, पूर्तिः वा संप्राप्तिः। सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु कृतिन प्रत्यय योगे अर्थ भविष्यति। सम उपसर्ग आप धातु और कृतिन प्रत्यय के योग से जो है उसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ सबसे पहले आपको बताना है कि सम उपसर्ग आप धातु कृतिन प्रत्यय से योग से क्या बनेगा और उसका अर्थ होगा समाप्ति ही, पूर्ति ही वा। तो थर्ड ऑप्शन जो यहाँ सही हो जाएगा हमारा समाप्ति ही, पूर्ति ही वा। भक्तः शिवम उपास्ते इत्यत्र उपास्ते पदस्य अर्थस्ति। यहाँ पर उपास्ते पद का हमें अर्थ बताना है। दूरे तिष्ठति, पूजाम करोति, निकटम गच्छति या अनुगच्छति। भक्तः शिवम उपास्ते। तो यहाँ पर भक्त जो है शिव की उपासना करता है तो यहाँ पर क्या होगा? पूजाम करोति। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा हमारा। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, भक्त शिव की पूजा करता है, उपासना करता है। अति चरति इत्यस्य अर्थ अस्ति। इसका अर्थ क्या है? अत्यधिकम चरति, न चरति, वृद्धम चरति या सम्यक चरति।
अति चरती, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? अत्यधिकम चरती। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अत्यधिकम चरती। आ उपसर्ग पूर्वकस्य दिस धातोः निष्पन्नस्य आदिश्यति पदस्य अर्थ अस्ति उपदेशम ददाति, आज्ञाम ददाति, संदेशम ददाति और अनुज्ञा ददाति। आ उपसर्ग पूर्वक दिस धातु के जो आदिश्यति रूप बनता है उसका अर्थ क्या है? उपदेशम ददाति, आज्ञाम ददाति, संदेशम ददाति और अनुज्ञाम ददाति। तो यहाँ पर हमारा आदिश्यति का क्या होता है? आदेश देता है, आज्ञाम ददाति। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आज्ञाम ददाति। सा मयि न प्रत्येति अस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्दस्य अभिप्रायः अस्ति निकटागमनं, दूरगमनं, विरुद्धगमनं, विश्वासः। सा मयि न प्रत्येति, वह मुझ पर विश्वास नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? विश्वास है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा हमारा विश्वास है। सर्वथा निरक्षरः अस्ति स अत्र निर उपसर्ग पूर्वस्य निरक्षरः पदस्य व्याकरण सम्मतः अर्थ अस्ति। यहाँ पर इसका व्याकरण सम्मत अर्थ क्या है? अज्ञ है, मूर्ख है, अक्षर ज्ञान रहित है, अशिक्षित है। सर्वथा निरक्षर अस्ति स, कि सर्वथा हमेशा वह निरक्षर है। तो यहाँ पर निर उपसर्ग पूर्व जो निरक्षर है उसका व्याकरण सम्मत क्या अर्थ बनेगा? तो निरक्षर यानी कि अक्षर के बिना। तो क्या अर्थ होगा इसका? अक्षर ज्ञान रहित है। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, अक्षर ज्ञान रहित है। चत्वारः कन्याः चत्वारः फलानि खादन्ति इत्यस्य शुद्ध वाक्यम भविष्यति। इसका हमें शुद्ध वाक्य बनाना है। चतस्रः कन्याः चत्वारः फलानि खादन्ति, चतस्रः कन्याः चत्वारि कन्या चत्वारि फलानि खादन्ति या चत्वारः कन्या चतस्रः फलानि खादन्ति। यहाँ हमें ध्यान से देख लें एक बार, सभी में थोड़ा थोड़ा भेद है, तो उसको देखें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर करते रहा करें साथ साथ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि जो कन्या है तो उसके साथ में क्या हुआ? चतस्रः कन्या। तो यहाँ पर चतस्रः दो में है और तो फल क्या है? नपुंसकलिंग है। तो वहाँ पर चत्वारि फलानि खादन्ति। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, चतस्रः कन्या चत्वारि फलानि खादन्ति। राम मोहन से भोजन पकवाता है इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है विद्यते। इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा, रामः मोहनः भोजनम पचति, रामः मोहनाय भोजनम पाच्यति, रामः मोहनम पाच्यति या रामः मोहनस्य भोजनम पक्ष्यति। राम मोहन से भोजन पकवाता है। तो यहाँ पर होगा रामः मोहनेन भोजनम पाच्यति। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है हमारा, रामः मोहनेन भोजनम पाच्यति। मेरे घर के चारों ओर पर्वत है इत्यस्य वाक्य से शुद्ध अनुवाद है अस्ति मम गृहस्य परितः सन्ति, मम गृहात् परितः पर्वताः सन्ति, मम गृहे पर्वतानि सन्ति या मम पर्वताः सन्ति। मेरे घर के चारों ओर पर्वत हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? मम गृहम परितः पर्वताः सन्ति। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मम गृहम परितः पर्वताः सन्ति। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नमो भगवन्तं वासुदेवम उपरोक्त वाक्य से शुद्ध रूपम अस्ति। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? नमो भगवती वासुदेवे, नमो भगवतां वासुदेवानां, नमो भगवते वासुदेवै या नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर इसका होगा नमो भगवते वासुदेवाय। नमः स्वस्ति स्वाहा सवधारा मुसट योगाच चतुर्थी। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, नमो भगवते वासुदेवाय। परमात्मा की इस महिमा को देखो संस्कृत भाषायां वाक्य से शुद्ध अनुवाद भविष्यति। इसका हमें संस्कृत अनुवाद करना है। परमात्मस्य इमाम महिमां पश्य
परमात्मायाः इमां महिमनः पश्य, परमात्मनः इमं महिमानं पश्य या परमात्मस्य इमं महिमनं पश्य। एक बार देख लें ऑप्शन को सभी को ध्यान से। तो यहाँ पर ऑप्शन से होगा हमारा परमात्मनः इमं महिमानं पश्य। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मानव पुण्य का फल चाहते हैं, अस्य वाक्य संस्कृत अनुवादः अस्ति मानवः पुण्यं फलम् इच्छन्ति, मानवः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, मानवः पुण्यफलम् इच्छन्ति, मानवः फलं पुण्यम इच्छन्ति। मानव पुण्य का फल चाहते हैं। मानवः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, मानवः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति। स इमं स्त्रीम अपश्यत रेखांकित शुद्ध पदम भविष्यति। यहाँ पर हमें इमम की जगह यहाँ पर जो है रेखांकित पद है इसको हमें शुद्ध रूप में बताना है। इमाम, अमूम, एतम और एताम। तो यहाँ पर होगा स इमाम होगा, यहाँ पर इमम नहीं होगा, तो यहाँ पर इमाम होगा। स इमाम स्त्रीम अपश्यत। सर्वाणाम प्रियो हरिः लिखिते शुद्ध पदम अस्ति। यहाँ पर रेखांकित है सर्वाणाम, इसका हमें शुद्ध पद बताना है। सर्वानाम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मिन् या सर्वेषाम। तो यहाँ पर हमारा सर्वानाम प्रियो हरि, सर्वेषाम प्रियो हरि। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा, सर्वेषाम प्रियो हरि। राम से धन स्वीकार करो, इत्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। इसका संस्कृत अनुवाद क्या है? रामेण धनम स्वीकरोतु, रामेण धनः स्वीकरोतु, रामम धनेन स्वीकरोतु या रामात धनम स्वीकरोतु। तो यहाँ पर क्या होगा? रामात धनम स्वीकरोतु। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन से होगा हमारा, रामात धनम स्वीकरोतु। अधोलिखितेषु कृतिषु अश्वघोषस्य कृति अस्ति। इनमें अश्वघोष की कौन सी रचना है? गीत गोविंदम, सारीपुत्र प्रकरणम, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो इन रचनाओं में से हमें अश्वघोष जी की रचना बतानी है। अधोलिखितासु कृतिषु अश्वघोषस्य कृति अस्ति गीत गोविंदम, सारीपुत्र प्रकरणम, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो यहाँ पर हमें पता है जो गीत गोविंद है वो किसकी रचना है? जयदेव जी की। और रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास जी की। और कुमार संभवम और रघुवंश ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? कालिदास जी की हैं। और ये जयदेव और सारीपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? अश्वघोष जी की रचना है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। अश्वघोष जी की रचना पूछी गई है हमसे, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। 12वीं काव्य सर्गाणाम संख्या वर्ते। 12वीं काव्य में सर्गों की संख्या है षोडश, अष्टादश, त्रयोदश और द्वाविंशतिः। तो ये क्वेश्चन सर्ग मैं बता देता हूँ 18। तो 12वीं काव्य का सर्ग संख्या किस में है, कौन सा 12वीं काव्य है, उसके बारे में आप डिटेल से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और जितना आप उसके काव्य के बारे में बता सकते हैं तो उतना आप लिखने का प्रयास करें, जैसे हम पहले वीडियोज़ में लिखते आए हैं। डिटेल में उसका आंसर दें, क्या है, कौन नायक है, कौन सा रस है उसमें, इस तरह से जो भी वृत्तांत है, कहाँ से उसको कथा संग्रह है उसका, वो सब आप डिटेल से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है कवेः सुबंधो रचना वर्तते। सुबंधु की रचना है स्वप्न वासवदत्तम, वासवदत्ता, उद्यान कथा या अवंती सुंदरी कथा। कवे सुबंधो रचना वर्तते स्वप्न वासवदत्तम, वासवदत्ता, उद्यान कथा, अवंती सुंदरी कथा। तो यहाँ पर अगर हमें एक दो के बारे में कई बार आंसर नहीं पता होता तो हम उसको बाकी जो पुस्तकें हैं उनको देखकर, जैसे हमें पता है स्वप्न वासुदत्तम किसकी रचना है? ये भास जी की रचना है। अवंती सुंदरी रचना किसकी है? दंडी जी की। और वासवदत्ता किसकी है? सुबंधु जी की। तो यहाँ पर हमसे सुबंधु जी की रचना पूछी गई है, तो कौन सा आंसर है हमारा? वासवदत्ता। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही होगा, वासवदत्ता।
पदलालित्ये प्रसिद्धस्य गद्यकारस्य नाम अस्ति। पदलालित्य में प्रसिद्ध जो गद्यकार है उनका नाम है दंडी, बाणभट्ट है, सुबंधु और अंबिकादत्त व्यास है। दंडिन है पदलालित्यम, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है सही है, दंडिन है पदलालित्यम। कवेः अश्व घोषस्य मातुः नाम आसीत् कनकाक्षी, मीनाक्षी, हरिणाक्षी और सुवर्णाक्षी। देखो ऐसे प्रश्न मैंने आपको डिटेल वीडियो जो की हैं आपके हर एक प्रश्न में मैंने आपको जितना भी कवर हो चुका है एक्स्ट्रा फैक्ट्स कितना भी कर सके हम उतना हमने किया है। उनमें वीडियोज़ में जितने भी आप देख लीजिए, जो पहले हमने 30 भाग किए हैं इस सीरीज़ के, उनमें हमने डिटेल से हर कवि के जो भी माता पिता जिसका भी है वृतांत कहीं पर हमने उसके बारे में आपको बताया है। तो इसलिए जिस साथी ने पहली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें एक बार, कि जिससे कि आपको पूरे टॉपिक जो हैं वो अच्छे से समझ आ सकें, जिससे कि आपकी जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको धीरे धीरे, क्योंकि देखो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है, डिटेल में आप कर ही रहे होंगे, तो उसके साथ में आपका टोटली जो है वो कवर हो जाएगा। और प्रयास करें कि अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर नहीं लिख रहे हैं, अगर आप कोई वीडियो लाइव नहीं देख पाते हैं, बाद में उस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ पर कोशिश करें आप कि अपनी, चाहे आप कमेंट में लिखें या उसके बाद आप कॉपी में, चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं उनके आंसर्स को, कि उसके बाद देखें आप जो वीडियो है हमारी 30 या 50 क्वेश्चंस की जो भी है उसमें देखें आप कितना स्कोर कर पाते हैं फिर। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 86 का हमारा आंसर है सुवर्णाक्षी, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही, सुवर्णाक्षी। संस्कृत साहित्य विदूषक रहितम नाटकम वर्तते। संस्कृत साहित्य विदूषक रहित नाटक है मालती माधवम, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षसम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो संस्कृत साहित्य विदूषक रहित नाटक है तो वो है विशाखा दत्त जी की रचना है, कौन सी, मुद्रा राक्षसम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, किसकी रचना है ये, विशाखा दत्त जी की। भासस्य महाभारत आदि नाम आधारिता नाम नाटका नाम संख्या वर्तते। भास के महाभारत आधारित जो नाटक हैं उनकी संख्या है सप्त, नव, अष्ट और त्रयोदश। भास के जो महाभारत पर आधारित हैं उनकी संख्या कितनी है, 7, 9, 8 या 13। तो महाभारत आधारित जो भास के नाटक हैं उनकी संख्या कितनी है कुल, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं। उरुभंगम है, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूतघटोत्कचकम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग है और बालचरितम। ये जो 7 नाटक हैं भास जी के वो महाभारत आधारित हैं। इसके अलावा जो जैसे लोक कथा मूलक है अविमारक और चारुदत्त है। उसके अलावा रामायण आधारित अगर हमसे पूछे जाते हैं तो महाभारत तो हम पढ़ चुके हैं 7 है, लेकिन रामायण पर कितने हैं, इसके साथ में हम ये भी याद कर ले 2 हैं। वो कौन कौन से हैं, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। उसके अलावा उद्ययन कथा मूलक हैं वो भी 2 हैं, प्रतियोगेंद्रायणम और स्वप्न वासवदत्तम। इस तरह से महाभारत पर आधारित 2 हैं, तो ये 7 हैं, रामायण पर 2 हैं और उद्ययन कथा मूलक जो हैं वो 2 हैं और लोक कथा मूलक जो हैं वो 2 हैं। तो कुल 13 जो नाटक हैं भास जी के, उनमें से महाभारत मुख्यतः ये है, महाभारत 7 और रामायण 2, ये याद रख लें। नाम चाहे याद रहे ना रहे, हमें संख्या जरूर याद रहनी चाहिए। फिर भी नाम अगर आप चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं कहीं। उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूतघटोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग है और बालचरितम। अगला प्रश्न है हमारा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा रचितस्य भक्ति काव्यस्य नाम अस्ति। गीत गोविंदम, गंगावतरणम, गीत गोविंद वैभवम और वेणुशतकम। भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा रचितस्य काव्यस्य नाम अस्ति। देखो ऐसे 1-2 प्रश्न जो है आधुनिक जो हमारा संस्कृत साहित्य उससे आज आ जाते हैं, आते भी हैं, तो इनका भी हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, गोविंद वैभवम। भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा रचितस्य भक्ति काव्यस्य नाम अस्ति गोविंद वैभवम। जीवनस्य पृष्ठद्वयम रचना अस्ति। जीवनस्य पृष्ठद्वयम ये जो रचना है वो किसकी है, कलानाथ शास्त्रिण है, प्रभाकर शास्त्रिण है, पद्म शास्त्रिण है और सूर्या नारायण शास्त्रिण है। जो जीवनस्य पृष्ठद्वयम ये जो रचना है वो किसकी है, तो ये रचना है कलानाथ शास्त्रिण है। पहला ऑप्शन जो है वो सही है, कलानाथ शास्त्रिण है। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतमं कर्णम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। रामेण बाणेन हतः बाली।
तो यहाँ पर रामेण बाणेन हतो बाली, यहाँ पर साधक तमो कर्ण सिद्धि सूत्र से गतार्थ कस्मिन पदे विद्यते। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर अगर देखें तो राम जो है वो अनुक्त करता है और जो बाण है वो कर्ण है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा सेकंड, बाणेन। यहाँ पर गतार्थता हमसे पूछी गई है तो वो किस में है? बाणेन। यस्य च भावलक्षणम इत्यत्र स्थानम पूर्यतु, कर्मणा, करणेन, भावेन और उपकरणेन। यस्य च, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही होगा? भावेन भावलक्षणम। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन सही है हमारा, यस्य च भावेन भावलक्षणम। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानं कस्मिन् पदे वर्तते? ब्रह्मणः, प्रजा, प्रजायन्ते और प्रजाय अजायन्त, यहाँ पर किसमें अपादान है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ब्रह्मण है, अपादानम ब्रह्मण है। अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति? अधिसिंह स्थासाम जो कर्म है सूत्र है इसके द्वारा किसकी कर्म संज्ञा होती है? धातोः, आधारस्य, ईप्सितमस्य और उपसर्गस्य। तो यहाँ पर होगा आधारस्य। अधिसिंह स्थासाम कर्म संज्ञा किसकी होती है? आधार की। सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ हमारा। कर्तरी कर्मणों कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते? प्रथमा, षष्ठी, चतुर्थी और पंचमी। कर्तरी कर्मणों कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते? तो कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, षष्ठी। रुच धातु योगे का विभक्ति? रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, सप्तमी और चतुर्थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, रुच धातु योग मह्यम दुग्धम रोचते। तो यहाँ पर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ। शुद्धम वाक्यम अस्ति अहम प्रासादात पतामि। अहम प्रासादस्य पतामि, अहम प्रासादेन पतामि और अहम प्रसादाय पतामि। अहम प्रासादात पतामि। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा अहम प्रासादात पतामि। सीता स्थाल्याम तंडुल ओदनम पस्ति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति? यहाँ पर किस सूत्र से? सप्तम्यधिकरणे च, यतश्च निर्धारणम, भुवः प्रभवः और षष्ठी शेषे। तो यहाँ पर किससे होगा ये? सप्तम्यधिकरणे च। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, सप्तम्यधिकरणे च। सीता स्थाल्याम तंडुलोदनम पचति किस सूत्र से होता है? सप्तम्यधिकरणे च। सर्वत्र लघु पंचमम इति लक्षणांशः कस्य छंदसः वर्तते? शार्दूलविक्रीडितम, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा और आर्या। तो ये किस में होता है? सभी लघु जो है, पंचम जो है वो कहाँ पर लघु होता है? अनुष्टुप में। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, अनुष्टुप। चतुर्भी यकार इत्यनेन किम छंदो वर्ते? चतुर्भी यकारी ये किस छंद में होता है? मालिनी, स्त्रग्द्रा, शिखरणी, भुजंग पर्यातम। भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकारई। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकारई। तो साथियों, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, अब चल रही है वो आपको आप बताएं, आप लाइक करें। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आपको कोई सुझाव कमेंट सेक्शन के अंदर करें।
अच्छी नहीं लग रही है डिसलाइक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे मुझे, आप कर सकते हैं जैसा आपका दिल करे, जैसी आपको अच्छी लग रही है। आपका फीडबैक होता है देखो एक, वो आपको कैसा लग रहा है आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रल रहें। अब मैं वही कहता हूँ बार बार, वीडियो जो हैं वो सभी हज़ारों में चल रही हैं, लेकिन जो लाइक्स और डिसलाइक्स अगर मिलाए भी हम तब भी उस हमारे वो सैकड़ों में हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जितने साथी देख रहे हैं तो जिससे एक कंपैरिजन हो सके कि अगर हमारी वीडियो 1000 साथियों ने देखी है तो 1000 में से 900 ने लाइक की है या 900 ने डिसलाइक की है, 100 ने लाइक किया है, बाकी ने डिसलाइक किया है, उससे एक कंपैरिजन होता है कि उसमें परसेंटेज क्या होता है कि कितने उसको लाइक या डिसलाइक कर रहे हैं। अगर आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो उससे कोई जानकारी नहीं होती फिर हमें। तो जैसा भी आपका सुझाव है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मेरे पास मैसेज छोड़ सकते हैं या पर इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी कोई समस्या है किसी प्रकार की, आप टेलीग्राम पर या इंस्टा पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जितना भी जल्दी हो सकता है टाइमली उसको रिप्लाई करने का प्रयास किया करता हूँ मैं। और इसके अलावा जो साथी टेलीग्राम पर नहीं यूज़ करते, टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जिससे कि आपको कोई भी लिंक है या कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट है वो टाइमली आपके साथ शेयर होती रही। जैसे कई बार कोई एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है, जैसे अभी जस्ट डीएसएसबी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन हुआ था, तो उसको एकदम से यूट्यूब पर अपलोड करना, ये करना बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि हाँ ऐसा वैकेंसी आई है, पता नहीं, जब आदमी देखता है 10-15 मिनट की उस वीडियो को, वो पता लगता है कि वैकेंसी पता नहीं यहाँ आई है, ये नहीं पता होता जम्मू में आई है या फिर कन्याकुमारी में आई है, तो आदमी उसको पूरा 10 मिनट की वीडियो को देखता है। तो ऐसा नहीं कि, इसलिए जो भी इंस्टेंट होता है नोटिफिकेशन वो हम आपके साथ टेलीग्राम पर या आपको जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप है वहाँ हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो इसलिए जो भी साथी हैं जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर करें। जो हमारी लाइव क्लास की टाइमिंग है शुरू से इस सीरीज़ में वो हमने 8 बजे रखी है। तो प्रयास करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो हैं लाइव क्लास के अंदर जुड़ सके, क्योंकि इस समय जो मज़ा होता है क्वेश्चन आंसर करने का, साथ साथ में वो कुछ और ही होता है। बाद में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि समय टाइम में ज़्यादा गैप दे रखा है, हम क्वेश्चन के आंसर करने में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है या वीडियो में ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए कोशिश करें, प्रयास करें 8 बजे सभी साथी लाइव हों, 7:55 पर आप लॉगिन कर लें अपना और उसके बाद आप ज्वाइन करें क्लास को। तो सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद साथियों। शुभ रात्रि साथियों, धन्यवाद।